अभी आपको मेरी आवाज आ रही प्यारे बच्चों? अभी आ रही है आवाज? वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। ओके, so there was a technical issue प्यारे बच्चों, I'm sorry about that, right? Extremely sorry about that. Okay, great, great, great. So I thought there was some, maybe technical error. Okay, no issues. Beta, I am the replacement teacher, right? I will be taking your class only for today, and from the next class, your regular teacher will be available, right? So let's begin with the session, right? Let's begin with session. देखो, पिछले सेशन में आप लोगों ने क्या सीखा है? पिछले सेशन में आप लोगों ने सीखा है, सिंपल सी बात थी, आप लोग मिरर्स के बारे में सीख रहे हैं ना, अभी रे ऑप्टिक्स स्टार्ट हुआ है, तो आपने एक कंसेप्ट सीखा था कि अगर हमारा एक मिरर है, उसके ऊपर रे फॉल करती है, किसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। बट आपने प्यारे बच्चों ये सीखा था कि अगर मिरर को हम लोग थीटा एंगल पे रोटेट कर दें, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो कितने एंगल पे रोटेट कर जाती है? 2 थीटा पे। यानी मिरर को अगर हम लोग थीटा पे रोटेट करते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो पहले से डबल एंगल पे रिफ्लेक्ट होके जाती है। ये हम लोग ने देखा था। इसके अलावा हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक और चीज देखी थी। देखो, एक तो ये चीज आपने देखी थी कि अगर आप मिरर को थीटा एंगल रोटेट करते हो तो जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होती है, ये हमारी ओल्ड रिफ्लेक्टेड रे है और ये न्यू रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्टेड रे हमारी 2 थीटा एंगल हमारी डेविएट हो जाती है। तो ये याद रखना, इस पे अक्सर सवाल आ जाता है और इसका एप्लीकेशन पार्ट भी आता है। इसके बाद आपने देखा था मल्टीपल इमेजेस। अगर दो प्लेन मिरर पैरेलल लगे हों, जैसे बार्बर शॉप में होता है एक के बाद एक, और आप उनके बीच में कहीं पे भी खड़े हो जाओ, तो वो दोनों प्लेन मिरर कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनाते हैं? इनफाइनाइट। अगर कोई हमसे पूछे कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होती है हमारी, इनफाइनाइट, अनगिनत बनाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? देखो, एक तो एक्चुअल इमेज बनती है, ये पहला वाला मिरर बनाएगा, ये दूसरा वाला मिरर बनाएगा। एक तो एक्चुअल इमेज बनाता है पहला वाला और दूसरा वाला मिरर, और बाकी सारी क्या होती है? इमेज की इमेज बनती चली जाती है। लेकिन यहाँ पे हमें पता है इंटेंसिटी डिक्रीज होती है, जैसे जैसे आप मिरर से दूर जाते हो इंटेंसिटी आपकी कम होती है। इंटेंसिटी आपकी डाउन होती है, यानी आप मिरर से इधर की तरफ जाओगे तो आपकी इंटेंसिटी ऑफ द इमेज डाउन होती है। यही रीजन होता है कि इवन जब हम लोग बार्बर शॉप में खड़े होते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को अपनी बहुत सारी इमेजेस दिखती हैं। नहीं, हमें कम ही इमेज दिखती है, बल्कि एक ही इमेज दिखती है। हमें शायद दूसरी इमेज बहुत ध्यान से देखने पे दिखे। यानी अगर मैं बार्बर शॉप में हूँ, सामने और पीछे दोनों तरफ शीशे लगे हुए हैं, और मैं सामने के शीशे में देखूं या मैं पीछे के शीशे में देखूं, तो मुझे एक ही इमेज दिखती है, ज्यादा नहीं दिखती है। उसका रीजन ये है कि इंटेंसिटी कम होती चली जाती है। खैर, ये थे दो कंसेप्ट। अब हमें सीखना है कि दो पैरेलल में तो नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ती चली जाती है हमारी, लेकिन अगर दो इंक्लाइंड मिरर रखे हो, यानी दो मिरर एक दूसरे से कुछ एंगल पे हो और ऑब्जेक्ट उनके बीच में कहीं पर रखा हो, तब हमारी कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी? ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे स्फीरिकल मिरर और स्फीरिकल मिरर की मिरर इक्वेशन। ये आज हमें सीखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं दो इंक्लाइंड प्लेन मिरर से। अगर तो इमेज यहाँ आएगी। हाँ सर, बिल्कुल आएगी। M1 से बनने वाली इमेज को I1 मान लेते हैं। अच्छा ठीक सर। इस I1 के बनने के, अभी M2 को भूल जाओ, इस I1 के बनने के पीछे एक रे की अनंत रे। पहले ध्यान सुनना, कहानी थोड़ी टफ लगेगी पर फील इसी से आएगी। शॉर्ट ट्रिक वॉट ट्रिक सब सिखा दूंगा मैं। ध्यान सुनोगे तो ऐसे कर पाओगे, पर फील तो करो वो हो क्यों रहा है। ध्यान से सुनो, क्या ये I1 के बनने का कारण अनंत रे हैं? उनमें से कुछ रे लेते हैं। एक रे ऐसे आई, टकरा कर ऐसे। ध्यान से सुनना, जितनी भी रे इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट मैं मार्क कर रहा हूं समझना, राइट साइड में गिरेंगी, वो सब टकराकर इधर चली जाएंगी, दोबारा नहीं टकराएंगी। किसी भी रे का साथ तब तक नहीं छोड़ना है जब तक वो टकराती रहे, क्योंकि टकराएगी तो इमेज बनाएगी।
जो भी रे इस पॉइंट से, जो मैंने आपको मिरर पे बनाया मिडिल में, उससे राइट में जितनी भी रेज हैं वो सब आई, टकराई, एक बार टकरा के अपना काम पूरा करके चली गई, कोई हमें समस्या नहीं है, इट्स ओके, वी आर ओके दैट विद दैट पार्ट। अब सुन, मान लो कुछ रेज इधर गिरी, जो इधर गिरी वो आती हुई फिर से इमेज से लगी और वो ऐसे गई। ओ माय गॉड, क्या ये रेज M2 पे जाके गिरी? हाँ। क्या अब M2 को लगेगा कि I1 तो ऑब्जेक्ट है? हाँ। तो अगर I1 हो गया ऑब्जेक्ट, इस M2 को कर लो एक्सटेंड। क्यों? इमेज बनाने के लिए एक्सटेंड कर लेना चाहिए। अब ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट कौन है? I1। मिरर कौन है? M2। और हाँ सर, अब सोच, I1 ऑब्जेक्ट ये रहा, ध्यान से सुनना, अब देखो ये इमेज ये रही, ओ हो M2 से इमेज बनी है, ओ हो देखो ये बनी, तो ये रे M2 मिरर है और I1 ऑब्जेक्ट है, तो सोच ये ऐसे, ये रे निकल गई, ओहो अब सीधी निकल गई। अच्छा तू देखो, इस लाइन और इस लाइन को मैंने पैरेलल बनाया, क्यों? देख, दो बार डेविएशन पे डेविएशन 180 डिग्री होता है, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, 2 थीटा। और रे हाँ सर, इसलिए पैरेलल निकाल दी मैंने। और रे हाँ, अब सोच, इससे ये इमेज बन गई। बोलो बनी कि नहीं बनी? अभी से नामकरण कर दूंगा थोड़ी देर में। अब जितनी भी रे इस पॉइंट से मिडिल्स के इधर, ध्यान देना गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो, इस पॉइंट से इधर टकराई होंगी इंटरसेक्शन पॉइंट की तरफ, वो सब टकराकर I1 से आती हुई लगेंगी M2 को, और वो इमेज बन जाएगी ये वाली, जो बनेगी बेसिकली दो रिफ्लेक्शन से। यस सर, फिर ये किसी काम की नहीं है, सीधी निकल गई। अब ये वापस कहीं नहीं टकरा रही रे, ये अब ये नहीं टकरा रही, पर ये दो बार काम में आई इधर वाली रेस। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, सही लग रहा है सर। अच्छा, ये I1 की ये दूरी कितनी थी यहां से यहां तक? A। अच्छा, I1 की ये दूरी भी कितनी है? बिल्कुल सिमेट्रिक लिया है हमने, ये भी A। अच्छा, ये भी कितनी है? A। अरे हाँ सर, ये A, ये A, तो ये भी कितना? ये भी A। बिल्कुल सही सर, सही चल रहा है अभी तक। ओ हो। अब सुन, हमने जितनी भी प्रकार की रेज M1 पर गिर रही थी उनको एनालिसिस कर ली। कुछ वो जो एक बार टकराकर बिना काम की हो गई, कुछ वो जो दो बार टकराकर बिना काम की हो गई। रेज विच आर फॉलिंग और M1 वी हैव एनालाइज्ड देम। हमने बनाई दो, पर हमने अनंत को एनालिसिस कर लिया। एक इधर का हिस्सा, एक इधर का हिस्सा। इधर का हिस्सा एक बार में बिना काम का हो गया, इधर का हिस्सा दो बार में बिना काम का हो गया, और हमें कहानी समझ में आ गई। इनसे दो इमेजेस भी हमें दिखाई दे गई, एक बनी एक रिफ्लेक्शन से जो कि सिर्फ M1 के फर्स्ट रिफ्लेक्शन से थी, और एक बनी दो रिफ्लेक्शन से जिसका रिफ्लेक्शन पहला M1 पर था और दूसरा M2 पर था। इन द सिमिलर वे अब हम एनालिसिस करेंगे उन रेस को जो गिर रही हैं किस पर? M2 पर। ओ माय गॉड, M2 की पहली इमेज क्या M2 की पहली इमेज यहां बनेगी A दूरी पर, ये रही I2, 1 रिफ्लेक्शन से। अरे हाँ सर, M2 को खाली ऑब्जेक्ट मिरर मानो और ऑब्जेक्ट को सिर्फ ऑब्जेक्ट मानो, ये वाला ऑब्जेक्ट, तो क्या I2 बनी जो कि क्या डायरेक्ट M2 से बनी? हाँ सर। अब M2 पर डायग्राम खतरनाक होता जाएगा, ध्यान सुनना, इसीलिए कह रहा हूं, ये बनने के बाद समझ नहीं आएगा, ये बनने के पहले समझ आएगा। पहले देखो अभी तक समझ आ रहा है क्या? अब अलग कलर का फिर से ऐसे ही मिक्सचर डायग्राम बनेगा, बनने के बाद समझ नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से समझो, उसको फील करो, फील करनी पड़ेगी। हालांकि फिर धीरे धीरे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सिखा दूंगा, पर पहले फील कराना चाहता हूं कि इमेज बनती कैसे है, खेल क्या है, तब आपको समझ में आएगा आगे आने वाला अच्छा कॉन्सेप्ट। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, वाह वाह सर। देखो, अब देखो, इसमें भी एक ये पॉइंट ले लो और इसको 200 में तोड़ दो, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। मान लो कुछ रेज ऊपर पे गिरी, बिल्कुल गिरी, ये लो, टकरा के यहां से आती हुई लगी, बिल्कुल आई सर, ऐसे चली, ये दोबारा नहीं टकराएंगी, तो ये एक ही बार में बिना काम की हो गई। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही। पर
जो रेज नीचे टकराई, देख इधर ध्यान सुनना, कहाँ टकराऊ, यहाँ टकरा, ये इसलिए कह रहा हूँ डायग्राम बनते वक्त ही समझ में आएगा। क्या वो रेस I2 से आती हुई लगी, टक 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 टक, अरे हाँ, और अब I2 वाली से रेज आती हुई क्या M1 पर गिरी, अरे हाँ, अब M1 वाला मिरर हो गया और I2 ऑब्जेक्ट हो गया। अब सोच, M1 है मिरर, ऐसी सिचुएशन बन गई है, M1 है मिरर, ध्यान से सुनना, और ये I2 है ऑब्जेक्ट। अरे हाँ सर, अब सोचो, क्या I2 की सिमेट्रिकली ये दूरी भी A है? तो I2 और ऑब्जेक्ट है और M1 अगर मिरर है तो क्या बिल्कुल इसके नीचे दूरी पर इमेज बनेगी? और ये तो वापस वहीं बन रही है जहां पहले बनी हुई थी। अरे हाँ सर, देखो अब इसको आसान तरीके से समझाता हूँ तुम्हें, आसान तरीके से, है ना। सर ने तुमको बहुत अच्छे से बताया कि कौन सी इमेज कहाँ पे बनेगी। ठीक है, देखो इधर, अगर मेरे पास दो मिरर्स हैं जो कि आपस में परपेंडिकुलर है, तुम लॉजिक से भी इसको सोच सकते हो, बगैर रे डायग्राम बनाए भी लॉजिक से सोचा जा सकता है। देखो कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी। ये दो मिरर्स है मेरे पास, है ना, प्लेन मिरर्स हैं दोनों। ये मेरे पास M1 मिरर है और ये मेरे पास M2 मिरर है। ना ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो सकता है ना। लेटस से मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है, लेटस सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब अगर मैं सिंपल सा लॉजिक लगाऊं तो भैया सिंपल सा लॉजिक ये कहता है कि इस ओ ऑब्जेक्ट की पहला वाला मिरर सीधी सीधी एक इमेज बना देगा, यानी एक इमेज तो तुम्हें यहाँ मिलनी है। लेट्स कॉल दैट एज I1। जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी पे तुम्हें अंदर इमेज मिलेगी। लेट मी रीड्रॉ दिस। जितनी दूरी ऊपर वाली होगी उतनी ही दूरी पे बेसिकली तुम्हें यहाँ पे मिलेगी इमेज। ये लेटेस्ट कॉल I1। और भैया ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये इस M2 मिरर के सामने रखा हुआ है, तो जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी पे तुम्हें इस मिरर के अंदर एक और इमेज मिलेगी, यहाँ पे लेटेस्ट से I2। अब देखना ध्यान से, ये I1 इसके लिए M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ऐसे सोचो, I1 विल एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट। बगैर रे डायग्राम बनाए भी तुम लॉजिक लगा के सोच सकते हो। I1 विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट। किसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी? ऑब्जेक्ट फॉर M2। M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अच्छा, तो फिर तुम्हें इमेज बनानी, अब तुम एक काम करो, अगर तुम्हें इमेज बनानी तो इस मिरर को ही एक्सटेंड कर लो ऐसे करके। तो अब लॉजिकल बात ये है कि भैया I1 जो है ना इस M2 से, ये M2 मेरा मिरर है जिसको मैंने एक्सटेंड कर लिया, ऐसे ही सोचो मैं डायरेक्टली, तो ये I1 की यहाँ पे एक ऐसे करके इमेज बनेगी। लेट्स टेक दिस पॉइंट, दिस विल बी I3। I3 क्या है? बेसिकली I1 की इमेज है। किसके अंदर इमेज है? M2 के अंदर इमेज है। अच्छा, अब क्या I2 की इमेज नहीं बनेगी? I2 भी तो इसके लिए M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यानी फिर से लिखो यहाँ पे कि I2 ऑब्जेक्ट का काम करेगा। I2 विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर, किसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा? फॉर M1, M1 के लिए करेगा। अब जरा एक्सटेंड करो, मेरे साथ साथ सारा काम करना। अब जरा एक्सटेंड करिए। अगर मैं इसको M1 को ऐसे एक्सटेंड कर लूं तो देखो M1 मिरर के सामने I2 रखा हुआ है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। बगैर रे डायग्राम, बगैर मैंने किसी रे को यूज करे तुम्हें समझाने की कोशिश करिए। अब देखो क्या होगा, एक्चुअल में I4 यानी ये जो चौथी इमेज होगी वो एग्जैक्टली वहीं पे बनती है जहां पे I3 है। यानी तुम यहाँ पे लिख सकते हो एक पॉइंट कि भैया I3 और I3 एंड I4 हमेशा कंसाइड कर जाएंगे। सर अगर हम इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल देंगे तब भी ऐसा ही होगा? बिल्कुल ऐसा ही होगा। I3 एंड I4 विल कंसाइड। क्या ये बात चमकी? विल कंसाइड, इसका मतलब नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी यहाँ पर? 3 बनी।
अब वेट अ मिनट, मेरे मन के अंदर एक सवाल है, सर यहाँ दो मिरर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री था, तो हमने ऐसे डायग्राम बना के ही समझ लिया कि यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी। अच्छा, I3 और I4 नहीं समझ में आया। इधर देखो भाई, ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। I3 जब बता रहे थे तब I3 के बारे में पूछना चाहिए था, ये नहीं कि I4 के बाद पूछ रहे हो। देखो इधर I1 जो है हमारा, वो ऑब्जेक्ट का के ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। M2 के लिए यहाँ लिखा हुआ है I1 विल एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर M2, और M2 के लिए ऐसा ऑब्जेक्ट काम करेगा तो M2 को एक्सटेंड कर लो। देखो एक मिरर के सामने एक I1 रखा हुआ है, तो इसकी इमेज बनेगी यहाँ पे पीछे I3। अब सेम वे में जो I2 है वो M1 के लिए, हाँ I1 I2 जो है वो M1 के लिए मिरर किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। तो ऐसे करके इसको एक्सटेंड कर लो, यहाँ बन जाएगा I3 और I4 हमेशा कंसाइड कर जाती है। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी, अगर मुझसे कोई यहाँ पे पूछे, देखो मैं तुम्हें बता रहा था, यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस बनी है 3 के 4, 3, क्योंकि हमें 3 ही दिखेंगी। नंबर ऑफ इमेजेस है हमारी 3, और एंगल कितना था दो मिरर्स के बीच में, थीटा 90 डिग्री। तो क्या मैं कोई रिलेशनशिप निकाल सकता हूँ नंबर ऑफ इमेजेस का और एंगल बिटवीन द मिरर्स का? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल ऐसा रिलेशन होता है। देखो ये ऐसा हुआ है, ये देखो ऐसा होगा। अगर दो मिरर 90 डिग्री पे रख दोगे तो ऐसा दिखेगा। देखो लड़कियों की नेल पॉलिश रखी हुई है ना, दो नहीं 3 नेल पॉलिश दिखेंगी। कितनी दिखेंगी? 3 नेल पॉलिश। अब मेरे मन में सवाल आया, यार अगर मैं 60 डिग्री पे रखता, अगर मैं ऑब्जेक्ट को बदल देता, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदल देता, तो क्या होता है? ये सारे सवालों के जवाब एनवी सर देंगे इस वाली वीडियो में। बात को समझते हैं। पहले मैं तुम्हें कुछ एक बात बताता हूं, ध्यान समझना। जैसे मान लो ये मिरर था ऐसे, पहले मैं आपको एक कॉमन सेंस की बात बताता हूं, उसे समझने का प्रयास करना। धीरे धीरे अपन सर्कल कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे। ये क्या होता है समझो। मान लो एक मिरर है, ठीक सर, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक सर, इसकी इमेज यहां बनी, ठीक है सर। कुछ बात को फील करने का प्रयास करना, ये इमेज है, ठीक है सर, बिल्कुल सही। मान लो मैं मिरर पे कोई भी पॉइंट ले लूं, मैंने पॉइंट ले लिया ये, ध्यान समझना। मान लो मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, मान लीजिए मैं पॉइंट ले लेता हूं कोई सा भी, मान लो ये ले लिया, ठीक, कोई भी एक पॉइंट मिरर पर। उस मिरर से अगर मैं ऑब्जेक्ट की दूरी लूंगा और इमेज की दूरी लूंगा, क्या बराबर होगी? अरे हाँ सर, बिल्कुल होगी। एनी पॉइंट टेकन ऑन मिरर, एनी पॉइंट टेकन ऑन मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी और इमेज की दूरी क्या बराबर होगी? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। ये बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। अब समझो, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, बिल्कुल सर रखा हुआ है, अच्छी बात है, समझ आती है बात। तो सुनो, अगर अपन एक बहुत बात जो अपन ने अभी सीखी उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए मिरर है 90 डिग्री, जो अपन पढ़ चुके हैं उस पर बात बताता हूं। मान लो 90 डिग्री है, बिल्कुल सही सही, ऑब्जेक्ट यहां रखा है, ठीक सर। अब एक बात तो हम सीख गए थे कि 3 इमेज बनेगी। थोड़ी देर के पहले सोचो एक बात अच्छे से, कि अगर जो भी इमेजेस बनेंगी वो या तो M1 मिरर से बनेंगी या M2 मिरर से बनेंगी, यस और नो? बिल्कुल सही बात सर, या तो वो M1 मिरर से बनेंगी या फिर वो M2 मिरर से बनेंगी। अच्छा, तो जो भी इमेज बने, कितनी भी बने, मैं तो कह रहा हूं वो बात की बात है, पर जो भी इमेजेस बनेंगी वो क्या M1 या M2 की वजह से बनेंगी? बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, या तो M1 की वजह से बनेंगी या फिर M2 की वजह से बनेंगी। बिल्कुल सही सर। अब क्या करें, सुनो, सोचो M1 मिरर पर और M2 मिरर पर एक कॉमन पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दिस इज कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट कौन? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अरे हां सर, अब इस बात को समझने का प्रयास करो कि जो भी इमेज बनेगी, जो भी इमेज बनेगी, उनका ध्यान समझना, उनका इस पॉइंट से जो ऑब्जेक्ट की दूरी है, मान लीजिए d, क्या हर इमेज की दूरी इस पॉइंट से d होना कंपल्शन है बाय दिस लॉजिक? क्योंकि या तो इमेज M1 से बनेगी या M2 से बनेगी, और कॉमन पॉइंट इंटरसेक्शन है। अरे हां, तो अगर इस इंटरसेक्शन पॉइंट की दूरी ऑब्जेक्ट से d है, तो क्या हर इमेज की दूरी इस पॉइंट से d होना कंपल्शन है? अरे हां, एक सेंटर पॉइंट ले लो और d दूरी फिक्स कर लो। अरे हां, तो एक सर्कल बनाओ। अरे हां,
क्या इस सर्कल पर जो इमेजेस बनेंगी, अरे हाँ सर, इन सब की दूरी डी 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 होगी। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है सर। यानी कि हम क्या, अच्छा ये बात सिर्फ 90 डिग्री के लिए वैलिड नहीं है, ये तो हमेशा वैलिड है। अरे हाँ सर, बात तो सर आप सही कह रहे हो सर। देखो क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स देन ऑल द इमेजेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल लाई ऑन द सर्कल। हम क्या कॉन्सेप्ट सीखे कॉमन सेंस से? देखो हम कॉमन सेंस से कॉन्सेप्ट सीखे कि जितनी भी इमेजेस बनेंगी, कितनी बनेगी बात की बात है। फील कर रहे भाई साहब, कितनी बनेगी ये तो बात की बात है, पर जितनी भी बनेगी वो और ऑब्जेक्ट एक सर्कल पे लाई करेंगे। क्यों करेंगे? लॉजिक अभी समझाया, देखो है ना। हाँ सर, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट से हर ऑब्जेक्ट और मतलब ऑब्जेक्ट और इमेजेस की दूरी बराबर होना कंपल्शन है, तो इसे सर्कल बना सकते हैं। अरे हाँ, तो अगर हम एक सर्कल बनाएं जिसका सेंटर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मिरर्स हो और जिसका रेडियस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट हो, क्या सभी इमेजेस उस सर्कल पर लाई करेंगी? हाँ सर, दिस इज नोन एज सर्कल कॉन्सेप्ट। दिस इज नोन एज सर्कल कॉन्सेप्ट। अरे हाँ सर, बात तो सर आप सही कह रहे हो। हम्म अब ये कंसेप्ट क्यों बताया कि जितनी भी इमेजेस बनती हैं वो सब एक सर्कल पे लाई करती हैं और उनका मीटिंग पॉइंट कहाँ होता है? सर ने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। देखो अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरा है मिरर का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इसको रेडियस मान के तुम एक सर्कल बनाओ, सारी की सारी जो मेरी इमेजेस होंगी वो सर्कल पे लाई करेंगी। अब इस पॉइंट का देखो कितना अच्छा इस्तेमाल करना है हम लोग को, देखना ध्यान से। तो फिर सवाल ये होता है कि हम लोग नंबर ऑफ इमेजेस निकालेंगे कैसे? अगर मुझे गिवन हो, फर्ज कर लो मेरे को ऐसे गिवन है कि भैया दो हमारे पास जो है ना वो मिरर्स हैं, उनके बीच में एंगल है 60 डिग्री, उनके बीच में एंगल है 60 डिग्री, और मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, बताओ कितनी इमेजेस बनेगी? अब ये सिंपल सा सवाल हो सकता है, कैसे निकाले नंबर ऑफ इमेजेस? देखो अगर मेरी इमेजेस सर्किल पे लाई करेंगी, सोच के बताओ मेरे को, अगर मेरी इमेजेस सर्किल पे लाई करेंगी तो मैं एक नंबर निकालूंगा पहले, जिसको मैं बोलूंगा n। क्या बोलूंगा? n। ये n क्या होगा? n हो जाएगा 360, ध्यान से देखना, डिवाइडेड बाई थीटा। मतलब भैया सर्किल पे अगर लाई कर सकती हैं तो हमारी कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बन सकती हैं? सबसे पहले एक नंबर n निकालेंगे, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा, और थीटा को भी डिग्रीज में रखना है। थीटा क्या है? थीटा है, ये तुमने पढ़ा है पहले क्लासेस में भी, थीटा है हमारा एंगल बिटवीन द मिरर्स। ठीक है, मिरर्स के बीच का एंगल। सर मान गए, चलिए मिरर के बीच का एंगल है। अब दो कहानी होगी जब तुम n को निकालोगे, या तो n ऑड होगा या तो n इवन होगा। यही तो कहानी हो सकती है भाई। n फ्रैक्शन में नहीं आ सकता क्योंकि नंबर ऑफ इमेजेस आधी नहीं होती हैं। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस नहीं निकालने, अभी एक नंबर निकालने n। अब n के लिए दो केस बनते हैं भैया। n फ्रैक्शन नहीं हो सकता, n बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि नंबर ऑफ इमेजेस निकाल रहे हैं, इससे हम लोग, हमारा ये इंटीजर ही बनेगा, ये हमारा फ्रैक्शन में नहीं बनेगा। अच्छा सर ठीक है। अब n अगर इवन हुआ, मान लो मैंने n निकाला और वो इवन हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल 4, 6, 8 एसेट्रा, ऐसे करके n की वैल्यू निकाली 360 बाई थीटा करके, और n आ गया इवन। अगर इवन आया तो आंखें बंद करो और नंबर ऑफ इमेजेस बोलो, नंबर ऑफ इमेजेस होंगी n में से एक माइनस। क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन नहीं है? अगर n की वैल्यू इवन आई तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगी तुम्हारी? n-1। एग्जांपल देखो, फर्ज कर लो थीटा की वैल्यू है मेरे पास 90 डिग्री, यानी वही वाला केस, दो मिरर आपस में परपेंडिकुलर है, बताओ नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी? तुम्हें पता है ओरली, लेकिन सबसे पहले n निकालो।
n आएगा 360/90 विच इज 4। क्या ये 4 है नंबर ऑफ इमेजेस? नहीं, 4 है इवन, यहाँ लिखो ब्रैकेट में इवन। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी? नंबर ऑफ इमेजेस होंगी तुम्हारी इसमें से एक कम। 4 माइनस 1 3। सर ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो, मिरर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रखा हो या कहीं भी रखा हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर n इवन आया तो एक कम करके ही तुम नंबर ऑफ इमेजेस निकालोगे। क्या ये कहानी क्लियर है? मुझे बोलो हाँ के ना। अरे हाँ के ना। अरे हाँ के ना। ये कहानी चमक गई। हाँ, ये कहानी चमक गई। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है n जो है वो बेसिकली ऑड हो। ऐसा भी हो सकता है n की वैल्यू जो है वो ऑड हो। फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू 3 आए, 5 आए, है ना, 7 आए, 9 आए, इस तरीके से आए, ऐसा भी हो सकता है। अब क्या करेंगे? अगर n की वैल्यू ऑड है तो नंबर ऑफ इमेजेस n के बराबर होंगी, लेकिन कब? अब ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये तुम्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। नंबर ऑफ इमेजेस खुद n के बराबर होंगी, लेकिन ऐसा तब होगा जब ऑब्जेक्ट मिरर के, दोनों मिरर के बीचों बीच में ना रखा हो, यानी ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ना हो। हाँ, चमक गई, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस खुद n के बराबर हो जाएंगे अगर n ऑड है, लेकिन ये तब होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एसिमेट्रिकली। मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एसिमेट्रिकली, मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसे दो मिरर्स हैं, एसिमेट्रिकली का मतलब समझा रहा हूँ। एसिमेट्रिकली का मतलब क्या है तुम्हारा, कि बीचों बीच में ना रखा हो। अब मिरर, दो मिरर जो इंक्लाइंड है उनके बीचों बीच में क्या चीज होती है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये देखो, ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ना हो, ऐसे रखा हो, यहाँ हो, कहीं भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ इमेजेस खुद n के बराबर होंगी। क्लियर? क्लियर? अच्छा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा हो, कोई ये पूछ सकता है कि सर मान लो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, सिमेट्रिकली रखा है, तब क्या होगा? ये ध्यान देने वाली बात है कि फिर नंबर ऑफ इमेजेस होंगी, नंबर ऑफ इमेजेस होंगी फिर से n-1। यानी सर आप कह रहे हो इवन होने पे भी n-1 हो सकता है, ऑड होने पे भी n-1 हो सकता है? हाँ, दोनों केस में n-1 हो सकता है। अगर इवन नंबर आया तब तो आंखें बंद करो, एक माइनस कर दो, नंबर ऑफ इमेजेस आ गई। लेकिन अगर ऑड नंबर आया है n, तो फिर चेक करो कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। अगर ऑब्जेक्ट बीचों बीच में नहीं रखा था दोनों मिरर के, तब तो कोई बात नहीं, वही आंसर हो गया। लेकिन अगर बीचों बीच में रखा था तो अब एक माइनस करो उसमें से, तो नंबर ऑफ इमेजेस n-1 हो जाएंगी जब ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा होता है। जस्ट वेट, लेट मी चेक। कभी कभी टीचर्स को भी डाउट हो जाता है ना। ऑब्जेक्ट प्लेस सिमेट्रिकली मतलब ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे रखा होगा बीचों बीच में। अब एक चार्ट है जिसको हम लोग देख लेते हैं। देखो भाई, इन्होंने n की वैल्यू ना निकाल के तुम्हें ये बता दिया है कि अगर इवन आया तब तो तुम्हें हमेशा एक माइनस करना है। अगर ऑड आया 360/थीटा, तो अगर सिमेट्रिक है तब भी एक माइनस करना है। लेकिन अगर ऑड आया और नॉन सिमेट्रिकली रखा हुआ है तब तुमको एक माइनस नहीं करना है, तब तुम्हारा यही आंसर हो जाएगा 360/थीटा। सवाल करेंगे ताकि तुम सॉल्व करके मुझे बता सको। AIPMT 1997 का सवाल है, सब लोग बता दोगे। ऑब्जेक्ट बीचों बीच में रखा हुआ है मिरर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी? चलो बताओ, देखें कौन बताता है। कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे? ऑब्जेक्ट बिल्कुल बीच में 7। देखो जतिन ने ऐसे ही बता दिया। क्या सबने बोला 7? अरे वाह, ये बैच बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा, शानदार, जबरदस्त बैच। 7 बनेंगी, इसमें क्या है सर? सबसे पहले सर n की वैल्यू आप निकालो। n की वैल्यू कितनी होती है? 360 डिवाइडेड बाई थीटा। सर n की, आई थिंक n की वैल्यू इवन आएगी 360/45। आई थिंक 8 आएगा आंसर, है ना? अगर मैं सही हूं तो 8 आएगा आंसर। 8 आएगा ना आंसर? हाँ।
तो n की वैल्यू आ गई 8। अब जैसे ही तुमने देखा 8, अच्छा इवन नंबर, तो तुमने फटाक से बताया नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी हमारी वो कितनी होंगी? नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगी 7। वेरी गुड, वेल डन ऑल ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। सो नंबर ऑफ इमेजेस हो गई हमारी बेसिकली कितनी? 7। क्लियर है? ओके। अब तुम मेरे को एक क्वेश्चन, इससे पहले कि हम लोग आगे चलें कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के ऊपर चलें, जिसके बारे में तुम्हें ऑलरेडी पता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर क्या होता है, कैसा होता है। मैं तुमसे चाहता हूँ एक सवाल करो, देखते हैं कौन सवाल ये करके देता है। तो यहीं पे करा देता हूँ। दो मिरर्स के बीच में 120 डिग्री का एंगल है। दो मिरर्स के बीच में कितना एंगल है? 120 डिग्री का एंगल है, 120 डिग्री। तुम मेरे को बताओ, ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है। मेरे को बताओ, अगर ऑब्जेक्ट मेरा नंबर फर्स्ट सिमेट्रिकली रखा हुआ है तो कितनी इमेजेस बनी? अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा हुआ है तो मेरे को इमेजेस बनाओ, बताओ कितनी बनी। और असिमेट्रिकली रखा हुआ है तो बताओ मेरे को कितनी बनी। नंबर ऑफ इमेजेस बताओ दोनों केस में। 120 डिग्री का एंगल है तुम्हारे पास, चलो देखें कौन बताता है पहले और दूसरे केस में। वेरी गुड, शाबाश। देखो सबने सही बताया। पहले वाले केस में मुझे आंसर बताओ जब सिमेट्रिकली रखा हुआ है। देखो सबसे पहले n निकालना है। हाँ, पहले वाले केस में 2 आएगा, बहुत बढ़िया, शाबाश। सबसे पहले n निकालना है, n आएगा 360 डिवाइडेड बाई 120। सो ये आ गया 3। सो 3 तब होता है जब ये बेसिकली, देखो 3 क्या है? ऑड है। अब ऑड जब नंबर होता है तो हमें चेक करना होता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। अगर सिमेट्रिकली रखा है तो नंबर ऑफ इमेजेस आ जाएगा 3 माइनस 1 यानी 2। और सिमेट्रिकली रखा, एसिमेट्रिकली रखा हुआ है तो आंसर आ जाएगा 3। वेल डन ऑल ऑफ। इसका मतलब ये कंसेप्ट चमक गया है। इस पे अगर नीट में सवाल आया तो तुम फोड़ देने वाले हो, ठीक है, या फोड़ देने वाली। वेल डन ऑल ऑफ यू, वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग बेसिकली कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर पे। ध्यान से देखना भाई, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर कैसे बनाया जाता है। इमेजिन करो, देखो ये पहली चीज तो ये समझो कि ये दोनों क्या है, बेसिकली ये स्फेरिकल मिरर्स है। दे आर स्फेरिकल मिरर्स। ये दोनों ही क्या है आपकी? स्फेरिकल। पहली बात तो याद रखो कि ये दोनों ही स्फेरिकल मिरर है। अब स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या होता है? क्या इनका शेप स्फेयर जैसा होता है? नहीं, ये एक स्फेयर का छोटे सा हिस्सा होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर कहते हैं। बेसिक बातें पहले समझेंगे। स्फेयर का छोटा सा हिस्सा सर। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? दे आर द पार्ट ऑफ अ स्फेयर। ये एक स्पेयर का पार्ट होते हैं। अब स्पेयर का पार्ट कैसे होते हैं सोचना, इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिन करो एक बॉल, इमेजिन करिए एक बॉल, सबने इमेजिन कर ली एक बॉल। अब सोचो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर हम लोग कैसे बनाते हैं। इस बॉल को अगर मैं काट लूं यहां से, एक ऐसे करके मैं बॉल काटने वाला हूं, एक इधर से काटने वाला हूं, ठीक है सर। या मैंने मान लो इधर से इस बॉल को काट लिया, तो अब ये बॉल कैसी होगी? इमेजिन करो, ये जो तुमने पार्ट काटा है ये कैसा होगा? मैं तुम्हें अगर यहाँ समझाने की कोशिश करूं तुम्हें बेहतर समझ में आएगा ऐसे करके। देखो ये वाला हिस्सा मैंने क्या कर लिया? कट कर लिया। ये हिस्सा कैसा होगा? इमेजिन करो, ये हिस्सा ऐसे होगा, कटोरी जैसा। सब लोग समझ गए ना कटोरी क्या चीज होती है जिसमें खाना वाना खाते हो ना, ऐसे करके। हम लोग यूजुअली जब बनाते हैं ना कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर तो ऐसे एक लाइन बनाते हैं, बट हम समझते नहीं एक्चुअल में ये 2D वर्जन है। एक्चुअल में वो ऐसा होता है, कटोरी शेप का होता है। अगर आप स्फेरिकल मिरर देखो तो कभी लाइन नहीं होता है। आपकी बाइक के अंदर स्फेरिकल मिरर लगा है, क्या वो एक लाइन जैसा है? नहीं, वो स्फेयर शेप का होता है, ऐसे करके स्फेयर का पार्ट होता है। समझ में आई बात? अगर मैं इधर सुनना ध्यान से, अगर मैं इसको काट लूं और मैं इसके आउटर पार्ट को, अगर मैं इसके आउटर पार्ट को पॉलिश कर दूं, तो अब रिफ्लेक्शन कहां से होगा? अंदर वाले सरफेस से होगा। कहां से होगा? अंदर वाले सरफेस से होगा। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा
ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा अंदर वाला, और ये बाहर वाला क्या है तुम्हारा, पॉलिश सरफेस है। तो जो मिरर बनेगा वो कैसा होगा तुम्हारा, वो होगा कॉनकेव मिरर। बहुत ध्यान से सुनना, कॉनकेव मिरर। इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कॉनकेव की जगह हम कन्वर्जिंग भी बोलेंगे कहीं कहीं पे, कन्वर्जिंग मिरर। अच्छा सर, अब समझ में आया क्यों इसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं, क्योंकि ये स्फेयर का टुकड़ा होता है। क्या होता है, ये एक स्फेयर का टुकड़ा होता है। यानी अगर कोई हॉलो ग्लास स्फेयर लें, उसको काट लें उसका साइड से, और उसको हम बाहर से पॉलिश कर दें, उसकी बाहर वाली सरफेस को सिल्वर कर दें, पॉलिश कर दें, तो रिफ्लेक्शन अंदर से होगा। रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, केव से, गुफा से होगा। जब रिफ्लेक्शन केव से होगा तो उसको कॉनकेव बोलेंगे। अब यही चीज उल्टी सोचो, अगर मैं यहां से एक पार्ट काट लेता, उल्टा सोचो, अगर मैं यहां से एक पार्ट काट लूं ऐसे करके, ऐसे करके मैंने यहां से एक पार्ट काट लिया, और इस बार मैंने अंदर की तरफ पॉलिश किया है। मैंने यहाँ ये वाला सरफेस पॉलिश किया, अंदर वाला, अंदर वाला सरफेस मैंने ऐसे करके पॉलिश कर दिया। अब इमेजिन करो क्या हो जाएगा तुम्हारा, इधर देखो, ये क्या है, पॉलिश सरफेस, और ये आउटर सरफेस क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग रहेगा। अब कौन सा मिरर बनेगा तुम्हारा, अब बनेगा कॉन्वेक्स मिरर। कैसा मिरर, कैसा मिरर बनेगा, कॉन्वेक्स। अरे बोलो भाई, अरे हाँ के ना, अब बना कॉन्वेक्स मिरर। क्या बना, कॉन्वेक्स। और इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। यानी इस मिरर के ऊपर जब लाइट फॉल करती है तो ये लाइट को फैला देता है, चारों डायरेक्शन में फैला देता है। और ये भैया कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहलाते हैं, इनके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो ये उसको समेट देते हैं, लाइट को समेट देते हैं, इसीलिए इन्हें कन्वर्जिंग, और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग कहते हैं। इसको हम लोग डाइवर्जिंग भी कहते हैं। क्या इतनी कहानी चमकी, ये तो तुम्हें पहले से पता था सर, इसमें आपने हमें क्या बताया, क्या इतनी कहानी चमकी सबको, चमक गई। अरे हाँ के ना। हम्म। अब ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं था जो आपको नहीं पता था। हाँ ये तो इजी था प्यारे बच्चे, हाँ ये इजी था, है ना। अब कुछ चीजें देखते हैं। पोल क्या होता है, देखो, जो मिरर का बीचों बीच वाला पॉइंट होता है, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, इमेजिन करना एक्चुअल में ऐसे करके इस शेप का, या फिर इस शेप का होता है मिरर, कटोरी जैसा होता है स्फेरिकल मिरर। अगर तुम्हें एक्चुअल में देखने को मिले तो तुम्हें समझ में आएगा, या तो ऐसे शेप का या तो ऐसे शेप का होता है। तो इस मिरर का बीचों बीच वाला जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है उसको हम लोग कहते हैं पोल। लिख लो, क्या बोलते हैं, पोल। तो ये कह रहा है द पॉइंट ऑफ द मिरर फ्रॉम विच द डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज कैन बी मेजर्ड इजिली इज यूजुअली कॉल्ड एज पोल। बट तुम ये मत लिखो, तुम ये लिखो, पोल इज कंसिडर्ड टू बी द मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर। या तुम लिख सकते हो कि पोल जो होता है, सिंपल एक लाइन लिख सकते हो, वो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होता है उसको हम लोग पोल कहते हैं। सारी डिस्टेंस हम लोग यहीं से मेजर करते हैं, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ये बात हम याद रखेंगे। ऑल डिस्टेंसेस आर, हमेशा याद रखिएगा, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। पोल से करेंगे सारी डिस्टेंस मेजर। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन, और जो मिरर के दोनों तरफ पास करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारी चीजें आपको पता है। लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। अभी यहीं पे हम लोग ये भी जान सकते हैं कि भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है हमारा, कोई बताएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। देखो भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जिस स्पेयर से तुमने मिरर को बनाया है उस स्पेयर के सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिंपल सी बात है, जिस स्पेयर से मिरर बना है उसके सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, जिस स्पेयर से तुम्हारा मिरर बना है
उस स्फीयर की रेडियस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये बातें आपको पता है, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। बेसिक डेफिनेशन आपको अच्छे से पता है ना। अब देखो, ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। बेसिक डेफिनेशन, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सारी चीजें तो बेसिक हैं जो आपको ऑलरेडी पता थी। मार्जिनल और पेरेक्सियल रेस क्या होती हैं? अगर रेस तुम्हारी मिरर के एंड पोजीशन पे, यानी फेरी फेरी बोलते हैं, एंड पे पड़ेंगी कहीं पे, तो उसको बोलते हैं मार्जिनल रेस। मार्जिनल रेस जो होती है, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन बनाओगे तो ये नॉर्मल होती है। तो जो मार्जिनल रेज होती हैं वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बनाती हैं वो 10 डिग्री से ज्यादा बनाती हैं। यानी किसी रे को हम लोग मार्जिनल रे तब कहेंगे जब वो बेसिकली हमारी नॉर्मल के साथ जो एंगल है वो 10 डिग्री से ज्यादा बनाएंगे। ये तब होता है जब आपकी मिरर के बिल्कुल एंड पे, फेरी फेरी पे आपकी बेसिकली क्या हो जाएगा, रेज फॉल करेंगे। इस बात को याद रखेंगे। और पेरेक्सियल रेज क्या होते हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज होती है। मार्जिनल रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर होती है, पेरेक्सियल रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत नजदीक होती है। और अगर तुम इनका एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो तो बहुत ही कम होता है, 10 डिग्री से बहुत। ये देखो, ये नॉर्मल हो गई। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो कितना कम होता है। ठीक है, ये चीजें हो गई मार्जिनल और पेरेक्सियल रेस। अगर आप बनाना चाहते हो बना लो आराम से। आई विल गिव यू 2 मिनट्स, बना लो आराम से। इसके बाद बात आती है फोकस की, कि दोनों मिरर की, अरे यार ये क्या हुआ, कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया। चलो वापस आ गए हम लोग अपनी डेफिनेशन पे। अब आती है मार्जिनल और पेरेक्सियल रेस के बाद आता है फोकस। तो फोकस क्या होता है बेसिकली, देखो इधर ध्यान से। हम लोग दोनों के लिए डिफाइन करेंगे फोकस और फोकल लेंथ। फोकल लेंथ तो ऑप्टिकल सेंटर से या पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं। देखो इधर, कॉन्केव मिरर के लिए फोकस क्या होता है? अगर इंफिनिटी से लाइट आ रही है और वो कॉन्केव मिरर पे फॉल करती है, तो जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं उसका फोकस, है ना। अगर हमारी इंफिनिटी से रे आ रही हैं तो जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रे मीट करती हैं उसको बोलते हैं फोकस। हाँ सर, अगर हमारा बेसिकली जो जो हमारा फोकस है यहाँ पे वो कैसा है, तुम्हारा कॉन्केव मिरर के लिए जो फोकस है वो कैसा है, रियल फोकस। मतलब एक्चुअल में एक ऐसा पॉइंट है जहां पे रेज आके मीट करती है, तो ये है रियल फोकस। ये आ गया रियल फोकस। ठीक है सर, बात समझ में आई। अगर हमारा अपर्चर बहुत बड़ा हो, अपर्चर हमारा थोड़ा सा बड़ा हो, मतलब इसका अपर्चर जो है वो क्या हो हमारा, सॉरी, अपर्चर जो है इसका स्मॉल हो, यानी छोटे लेंसेज के लिए, छोटे मिरर्स के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो आर की आधी होती है। अब ऐसा क्यों है, अभी इसको प्रूफ करके भी दिखा देंगे। बट याद रखना ये ट्रू होता है किसके लिए, स्मॉल अपर्चर के लिए। जब हमारा छोटा होता है स्मॉल अपर्चर। पहले फोकस लिख लेते हैं। तो सर क्या होता है फोकस, आप जरा डिफाइन करो, मेरे को बताओ कौन बता रहा है। देखो, ये वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पर रिफ्लेक्टेड रेस मीट करती हैं रिफ्लेक्शन के बाद। कौन सी रिफ्लेक्टेड रे, जो पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम लोग लिखते हैं अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ऊपर लिखा हुआ है। अगर हम इसके लिए लिखें पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच rays parallel to principal axis, at which rays parallel to principal axis meet after reflection। सिंपल सी डेफिनेशन है। ये वो पॉइंट होता है जहां पर जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रही होती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद मीट कर जाएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन के बाद मीट कर जाती है। अब आती है कॉन्वेक्स मिरर की बात। तो कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है। ये वो पॉइंट होता है जहां पर अपीयर करती हैं, जहां से अपीयर करती हैं हमें आती हुई, यानी ये ऐसे करके डाइवर्स कर जाएंगे और हमें अपीयर करेगा कि ये इस पॉइंट फोकस से आ रही है। तो पहली चीज तो ये है कि भैया इनका जो फोकस है वो वर्चुअल है। पहली बात तो ये याद रखिए, वर्चुअल फोकस, यानी एक्चुअल में वहां पे रेस जाके मीट नहीं करती है, बल्कि अपीयर करता है कि वहीं से रेस जो है हमारी वो डाइवर्ज हो रही है। तो ये हमारा वर्चुअल पॉइंट होता है, वर्चुअल फोकस होता है। अब इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? ये वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां से अपीयर करती है रेस आती हुई। अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस from which rays parallel to principal axis appears to diverge, from which rays parallel to principal axis appears to diverge after reflection. Simple. अब आ जाती है कहानी कि सर आपने ये क्यों कहा कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। ये मैंने तब कहा है जब मैंने माना है कि मेरा जो अपर्चर है, जो मेरा मिरर है वो छोटा सा है, उसका डायामीटर बहुत ज्यादा नहीं है, छोटा सा मिरर है, तब ये ट्रू है। देखो क्यों, इसको भी प्रूफ करके दिखा देते हैं। देखो मान लेते हैं यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये नॉर्मल बनाई, ये नॉर्मल कहलाएगी। ये पॉइंट होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। अगर ये एंगल मेरा थीटा है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाला एंगल भी थीटा होगा। भाई इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल थीटा होता है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो देखो ये वाला एंगल भी थीटा है, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब तुम अगर ध्यान से देखो इस डायग्राम में तो सी एफ डिस्टेंस और इसको मैं मान लेता हूं कोई पॉइंट एम। ध्यान से देखो तो सी एफ और एफ एम ये दोनों बराबर है। सी एफ और एफ एम ये क्या है, तुम्हारी बराबर डिस्टेंस है ना, क्योंकि भाई इनके सामने वाले एंगल बराबर हैं तो देखो ये दोनों साइड्स बराबर हो जाएंगी। तो सी एफ जो है वो एफ एम के बराबर है। अच्छा सर, अच्छा एफ एम को हम लोग लिख सकते हैं एफ पी के बराबर। एफ एम को हम लोग अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं एफ पी के बराबर। लेकिन तब जब हमारा मिरर छोटा सा हो तब ऐसा हो सकता है कि हम लोग एफ एम को कह दें कि वो अप्रोक्सीमेटली एफ पी के बराबर है। अप्रोक्सीमेटली एफ पी के बराबर है कब? जब स्मॉल अपर्चर होगा, स्मॉल अपर्चर के लिए। अब मेरे सामने क्या कहानी है, अब देखो इधर कैसे ये होता है कि आधा होता है, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। ये सीख चुके हो तुम लोग। इसका मतलब मेरा सी एफ जो है, जो मेरा सी एफ है वो किसके बराबर है? एफ पी के बराबर है। हाँ सर, सी एफ मेरा एफ पी के बराबर हो गया। सी एफ अगर मेरा एफ पी के बराबर हो गया, यानी ये दोनों डिस्टेंसेस मेरी बराबर हो गई, तो एफ पी तो है फोकल लेंथ और सी एफ को मैं लिख सकता हूँ आर बाई टू, क्योंकि सी एफ और एफ पी बराबर है। तो सी एफ को मैं लिख सकता हूँ, सी एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है? आर है, और आप कह रहे हो ये आर डिस्टेंस बराबर से डिवाइडेड है, तो मैं सी एफ को लिख सकता हूँ आर बाई टू। तो देखो फोकल लेंथ आ गई आर बाई टू। ऐसे प्रूव कर सकते हैं बट इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, क्लियर? ये थे कुछ बेसिक्स, ये थे आपके लिए कुछ बेसिक्स। अब अगर बहुत दूर से रेस आ रही हैं और हमारी मिरर के ऊपर फॉल करेंगी तब क्या होगा? देखो अगर रेस काफी डिस्टेंस से आ रही है, जैसे हमारी सन से रेज आके किसी मिरर के ऊपर फॉल करती है, तो पहली चीज ये है कि हम जब बहुत दूर से रेस आएंगी तो हम ये मानेंगे कि वो आपस में हमेशा पैरेलल आएंगी, यानी वो हमेशा क्या होंगी? पैरेलल, आपस में हमेशा पैरेलल होंगी। यानी जब बहुत दूर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उससे जो लाइट आएगी वो मानेंगे वो जो रेज आ रही है वो आपस में पैरेलल है। अब ऐसा हो सकता है कि बेसिकली वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वो बेसिकली अलग अलग जगह पे डाइवर्ज करेंगी। अगर कॉनकेव है तो हमारा एक जगह पे मीट कर जाएंगी, जिस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। अगर ऑब्लिकली फॉल कर रही है तब क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है इन्फिनिटी से रेस, तब तो वो फोकस के ऊपर मीट कर जाएंगी, मीट एट फोकस।
लेकिन अगर रेज हमारी कहाँ से आ रही है, इंफिनिटी से आ रही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, ऑब्लिकली फॉल कर रही है, तब क्या होगा? पहली बात याद रखना, rays coming from distant object like sun are considered to be parallel lines. Point number one. Rays coming from distant object are also paraxial. बहुत दूर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो आप ये मानो कि लेंस की जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल आएंगी, ठीक है। और अगर पैरेलल आएंगी तो फोकस के ऊपर आके मिल गए, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो फोकस पे आके मिल गए। अच्छा, अब सन की जितना दूर नहीं है कोई ऑब्जेक्ट, लेकिन मान लो दूर है, इंफिनिटी पे है, तो ऐसा भी पॉसिबल है उससे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेस ना आए, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक रे, ऐसे करके आए। तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे और उससे हमारी रेज आके मिरर के ऊपर फॉल कर रही है। तो देखो ये आपस में पैरेलल है, लेकिन ये क्या ये पैरेक्सियल रेज है? नहीं, आपस में तो पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थोड़ी ना है। तो ये भी मीट करेंगी, कहाँ मीट करेंगी? अब ये मीट करेंगी सारी रे फोकस प्लेन में। कहाँ पे मीट करेंगी? याद रखना, फोकस पे नहीं बल्कि फोकस के प्लेन में। फोकस का प्लेन क्या होता है? जो फोकस वाला पॉइंट है उससे परपेंडिकुलरली एक प्लेन इमेजिन कर लो, उस प्लेन में कहीं पे जाके रेस मीट करेंगी। तो बस इतनी सी बात याद रखो कि अगर रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो एक पॉइंट पे मीट कर जाएंगी, फोकस, ठीक है। और अगर रेस इंफिनिटी से आ रही है लेकिन वो ऑब्लिकली फॉलो हो रही है तो फिर वो फोकल प्लेन में जाके मीट करेंगी या फिर फोकल प्लेन से आती हुई अपीयर करेंगी। इस बात को याद रखना, ये हमारे काम आएगा। चलो अब देखते हैं मिरर फॉर्मूला। है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आर है, तो ऑब्जेक्ट से एक रेल निकलती, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/1 = 1/f। सुना हुआ होगा, पूरा प्रूफ करूंगा, फील के साथ सुनना, ध्यान से सुनना, कोई एनिमेशन नहीं, अब मैं पूरा प्रूफ कर दूंगा खुद से ताकि आपको फील आए और खुद उतारना है इसको बिना देखे। ध्यान समझ अच्छे से। अगर तुम बहुत ध्यान देखो, ये आर ये यू, मान लीजिए एक मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको सी दिखा रखा है, डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। एक ऑब्जेक्ट है जो उससे यू दूरी पे रखा है, ऑब्जेक्ट से एक रे निकलती, दो की अनंत अनंत। उनमें से हम वो कंसीडर करेंगे बहुत सारी जो सब पैरेक्सियल है, पैरेक्सियल से इमेज बनती है। क्यों? क्योंकि पैरेक्सियल वाली रेज ही सब एक जगह मिलती है बाद में। याद है वो जिनका एंगल कम था वो एक ही जगह मिली फोकस पे, ऐसा ही यहां पे भी होता है। तो मानते हैं कि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली सारी रेस पैरेक्सियल है, मिरर फॉर्मूला में सब जगह पैरेक्सियल होगा, ठीक, क्योंकि वही वो रेज होंगी जो एक जगह मिलेंगी, और एक जगह मिलेंगी तभी आपको एक शार्प इमेज नजर आएगी, वरना नजर आना संभव नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या कर रहे हैं सर? चलो पूरा प्रूफ करते हैं। यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। वी एक टर्म आएगी जो कहलाएगी इमेज की डिस्टेंस। मान लो कि ऑब्जेक्ट से एक रे निकली, पहली बात, ऑब्जेक्ट से एक रे निकली कि बहुत सारी, पर हम एक को कंसीडर कर रहे हैं ताकि हम बात को समझ पाए। मार्किंग समझे, ध्यान से सुने प्रूफ को। मास्टर सुंदर, बहुत बढ़िया। जहां रे टकराई मान लो पॉइंट है एम। क्या है? एम, ठीक। इस एम पॉइंट के करस्पॉन्डिंग नीचे एक परपेंडिकुलर पॉइंट मान लो ऐसे, एन। ये पी अलग है, पी परपेंडिकुलर पॉइंट है, एन। बोलो क्लियर? थीटा स्मॉल है कि बड़ा है? स्मॉल। पैरेक्सियल है। अगर पैरेक्सियल है तो क्या थीटा इज स्मॉल? अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, ठीक। ये रे, ध्यान सुनना, ये रे मान लो टकरा के यहां गई, ये एंगल थीटा, ठीक सर। एक रे बिल्कुल सीधी भी गई होगी, जो बिल्कुल सीधी गई होगी वो भी टकरा कर वापस आई होगी, ये सब यहां मिली। ये दो यहां मिल गई तो बाकी भी यही मिली होंगी, कंपलसरी है क्योंकि सब पैरेक्सियल है। तो इसका मतलब यहां पर इमेज बनी। इमेज जहां बनी उससे पोल की दूरी को बोला गया v। अब मैथमेटिकली हमें रिलेशन निकालना होता है v, u और r, या फिर f क्या है? बेसिकली r/2। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर,
बात समझ आई सर, अच्छा लग रहा है सर, क्रिस्टल क्लियर सर, अब क्या करें सर, करते चलो, बढ़ते चलो, सुनते चलो, देखो रे भाई, वाह वाह रे भाई, अब क्या करें, आओ रे भाई। तो ओ सी वी आर यू, थीटा थीटा एन पी आई एम, सब क्लियर, ये समझ में आ रहा है। वी और आर रिलेशन चाहिए। अब ध्यान सुनना, छोटी सी बात, ये एंगल मान लो वो ऑब्जेक्ट ने जो बनाया हॉरिजॉन्टल से वो अल्फा है, जो इसने बनाया वो बीटा है, और जो इसने बनाया गामा है। अब दोस्तों थीटा अगर स्मॉल है, इसका मतलब रेज है ना, मैं बड़ा दिखा रहा हूं, पर प्रैक्टिकली अगर थीटा स्मॉल है ना, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि रे ना बिल्कुल पास में ऐसे, अरे हाँ सर, तो क्या थीटा स्मॉल है, तो सोचो अल्फा भी स्मॉल है, बीटा भी स्मॉल है, और गामा भी स्मॉल है। अरे हाँ सर, दिस इंप्लाइज अल्फा बीटा गामा आर ऑल्सो स्मॉल। और वो कहानी याद रखना कि थीटा अगर छोटा हो तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली, ये याद रखना क्या, कि थीटा अगर स्मॉल हो तो सर साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, कॉस थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 1, टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा। ये याद होना चाहिए कि अगर एंगल छोटा हो तो ये सब लिख सकते हैं। नहीं विश्वास हो कैलकुलेटर से करके देख लेना, साइन 5 डिग्री की वैल्यू और थीटा किसमें होता है, रेडियन में, 5 इंटू पाई बाय 180 लगभग बराबर आएगा। अरे हाँ, खैर इसी जरूरत पड़ेगी इसलिए कह रहा हूं। ओ हो, अच्छा तुम एक बात और सोचना, अगर सोचो प्रैक्टिकल डायग्राम में, तो प्रैक्टिकल डायग्राम ऐसा है कि तुमने थोड़ा जूम करा है, थीटा स्मॉल हो तो ऐसा डायग्राम है। अरे हाँ, अब सोचो इससे तुम ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे तो सोचो ये समझ में आएगा तुम्हें कि एनपी इज नेग्लिजिबल। सोच के देखो, ये जो एनपी दूरी है, जितना ज्यादा रे प्रिंसिपल एक्सिस के पास होगी उतना थीटा छोटा होगा, और क्या उतना ये एन और पी, एन क्या है, एम से जो परपेंडिकुलर डाला और पी पोल है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी। अरे हाँ, तो जैसे ही पेरेंशियल बोला अल्फा बीटा गामा थीटा सब छोटे, अरे हाँ, और एन पी, एन क्या है, वो जहां पे रे टकराई वहां से एक परपेंडिकुलर डाला था, वो एन और पी क्या नेग्लिजिबल है। अरे हाँ सर, बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो, ठीक सर, बिल्कुल सही सर, एनपी इज नेग्लिजिबल, करेक्ट सर, वेल डन सर, शाबाश सर, बहुत आगे जाओगे सर आप, ओके। अब ध्यान से ट्राइंगल्स को देखना, तुमसे ही करवाऊंगा। ट्राइंगल ओ एम सी, तुम्हें एक्सटीरियर एंगल थ्योरम आती है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम आती नहीं आती, पहले बताओ, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाओ ओएमसी में, ओएमसी में, ट्राइंगल ओएमसी में एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाओ, नहीं आती तो सुनो, अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू बीटा, बीटा हो गया एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू सम ऑफ, सिंपल लॉजिक भी होता है क्योंकि ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस बीटा, तो 180 माइनस बीटा प्लस थीटा प्लस अल्फा इज 180, सो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू बीटा, सिंपल एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कहता है इसको। अरे हाँ सर, अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू बीटा, अरे हाँ, ऐसे सुनो, ट्राइंगल सी एम आई, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाओ अब, ट्राइंगल सी एम आई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाओ, अरे लगाओ, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाओ, ट्राइंगल सी एम आई, सो ट्राइंगल सी एम आई इज बीटा प्लस थीटा इक्वल टू गामा, ये 1 और ये 2, अरे हाँ सर, अब 1 माइनस 2 कर दो, मैं सही कर रहा हूं ना, अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू बीटा, बीटा प्लस थीटा इक्वल टू गामा, ठीक, अब 1 माइनस 2 कर दो, तो अल्फा प्लस थीटा माइनस बीटा माइनस थीटा, तो ये तो कट गया थीटा थीटा, उसी को हटाना था, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू बीटा माइनस गामा। अरे हाँ सर, तो क्या लिख दिया गया, गामा प्लस अल्फा इक्वल टू 2 बीटा,
गामा प्लस अल्फा इक्वल टू 2 बीटा, यस और नो? अरे हाँ सर, ये तो सही है। अच्छा, क्या गामा इज अप्रोक्सीमेटली 10 गामा? क्या बीटा इज अप्रोक्सीमेटली 10 बीटा? क्या अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली 10 अल्फा? बताओ क्यों? अरे क्योंकि सर अल्फा बीटा गामा तो छोटा होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो क्या इससे ये लिखा जा सकता है क्या? 10 गामा प्लस 10 बीटा, सॉरी 10 गामा प्लस 10 अल्फा इक्वल टू 10 बीटा। अरे बोलो भाई। ऊपर जूम लिखा मैंने ताकि आपको समझ में आए। वो खैर कंफ्यूजन मत हो। 10 गामा प्लस 10 अल्फा इक्वल टू 10 बीटा। अरे यस सर, बात तो बिल्कुल सही है सर। अब सुन, इस वाले ट्रायंगल को देख। कौन से ट्रायंगल को? ट्रायंगल को देख, एम एन आई 10 गामा के लिए, 10 अल्फा के लिए देखो ओ एम एन ट्रायंगल, है ना? और बीटा के लिए देखो ट्रायंगल सी एम एन। ठीक, ट्रायंगल एम एन आई से बताओ 10 अल्फा की वैल्यू क्या है? तुम लोग बोलोगे, सॉरी 10 गामा, हाँ 10 गामा एम एन आई, 10 गामा एम एन आई ट्राइंगल से बताओ एम एन की क्या वैल्यू है? अरे बोलो भाई, अरे सोच लो। ट्राइंगल एम एन आई से क्या वैल्यू है 10 गामा की? बोलो सर 10 थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर तो मैंने लिखा एम एन अपॉन एन आई। अरे हाँ सर, 10 अल्फा के लिए बोलो, 10 अल्फा के लिए बोलो सब लोग। ट्राइंगल ओ एम एन से, ट्राइंगल ओ एम एन से 10 अल्फा के लिए बोलो सब लोग। एम एन बाई एन ओ। ट्राइंगल सी एम एन से बोलो 10 बीटा की वैल्यू। सर एम एन अपॉन एन सी। और हाँ, एम एन ने एम एन को मार दिया। और हाँ सर, एन आई, एन आई ध्यान से देखो, क्या एन पी नेग्लिजिबल है? और हाँ, क्या एन आई कैन बी रिटर्न एज अप्रोक्सीमेटली पी आई? क्या दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटर्न एज PO? क्या दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटर्न एज PC? और हाँ सर, बात तो आपकी सही है सर। अच्छा PI क्या है? सर PI तो V है। PO क्या है? सर U है। ये क्या है? R है। तो क्या फॉर्मूला आया 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 2/R? क्या R/2 इज फोकस? फोकस। सो 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/S। सो लंबे से डेरिवेशन के बाद फाइनली वही फॉर्मूला आया जो हम लोग जानते हैं। अच्छा, ये तो हम लोग को पता है, इसको हम लोग मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। और ये बात भी पता है कि इसमें यू वी और एफ की वैल्यू हम लोग साइन के साथ रखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। यू वी की वैल्यू, यू वी एफ की वैल्यू विद साइन के साथ हम लोग रखेंगे। अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि बहुत थ्योरी थ्योरी हो गई, क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। करके दिखाइए आप सब लोग। कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर of focal length 20 centimeter when the object is placed as shown in the figure। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 पे, फोकल लेंथ दे रखी है आपको 20। तो आपको बताना है बेसिकली इमेज कहाँ पे बनेगी। चलो बताओ, इससे आसान सवाल नहीं बनेगा। कॉनकेव मिरर है, आपको सोच समझ के बताना है। देखो इधर, सबसे पहले ये बात समझो कि अगर आपने बेसिकली ये वाला पॉइंट लिया है तो एक साइन कन्वेंशन मानना पड़ता है सबसे पहले, है ना? साइन कन्वेंशन में क्या हो जाएगा, अगर पोल इधर है, आपने ऑब्जेक्ट को इधर वाल रखा हुआ है, तो आपका इस साइड पे चीजों को आप पॉजिटिव मानोगे और इस साइड पे जो वैल्यूज होंगी उसको आप निगेटिव मानोगे। ठीक है, नॉर्मली ऑब्जेक्ट की साइड हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव इस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं। ऊपर अगर रखिए प्रिंसिपल एक्सिस के तो पॉजिटिव, नीचे रखिए तो हमारी निगेटिव। ठीक है सर, ये बात तो हम लोगों को पता है। इसको ऐसे भी सीखते हैं, कोई ये कह सकता है कि सर ये ना बताओ मेरे को, देखो इधर
लाइट ऐसे जाएगी तो लाइट के डायरेक्शन वाला, जो लाइट के साथ वाला डायरेक्शन है वो पॉजिटिव लेते हैं। देखो लाइट तो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो यानी ये वाला डायरेक्शन पोल से इधर की तरफ पॉजिटिव लेंगे और पोल से इधर की तरफ हम लोग निगेटिव लेंगे। पहली चीज तो ये बहुत बेसिक सवाल है यार, ये करके दिखाओ। अब फोकल लेंथ तो इधर की तरफ लाई करती है, इसका फोकस तो यहाँ कहीं पे लाई करेगा, तो फोकल लेंथ तो आ गई इसकी निगेटिव -20 सेंटीमीटर। यू तो हमेशा निगेटिव होता है, कोई भी हो, हमेशा नहीं, जब ऑब्जेक्ट रियल होगा तब हमेशा निगेटिव होगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए यू पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यू की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। अब तुम्हें बताना है वी कहाँ पे बनेगा, बता दो बच्चों, है ना, ये तुम कर सकते हो, डायरेक्टली बताओ फटाफट, आगे चले फिर। कर सकते हैं आप लोग, वो हुनर वो काबिलियत आप लोगों के अंदर है। करिए, मिरर फॉर्मूला लगाइए, 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। तो फोकल लेंथ जो है वो है -1/20। हाँ 10 आया, देखो सिद्धि ने आंसर दे दिया। दिस इज इक्वल्स, ये आसान सवाल है यार, ठीक है, नीट। ये आ गया आपका -1/30। यहाँ से अगर आप निकालोगे तो ये बना -1/20। दिस इज इक्वल्स टू, बल्कि ऐड कर लो, इधर u को इधर भेज दो, ऐड कर लो। So 1/v, this is equals to, if you take 60 as LCM, then what will be left? It will be left -3 plus 2. So v की वैल्यू आएगी आई थिंक -60 सेंटीमीटर। चेक करो, सबका आंसर यही आ रहा है। चेक करो भाई, 10 नहीं आ रहा है, सबका आंसर सेम है। ये देखो भाई, v की वैल्यू आ गई हमारी 60 सेंटीमीटर। डन डन। इन्होंने देखो, इधर ध्यान से देखना, इनका और मेरा, तुम लोग में से कुछ लोग कहेंगे सर आपका तो नेगेटिव आया, इनका साइन कन्वेंशन देखो उल्टा है। इन्होंने जो साइन कन्वेंशन माना है वो इधर की तरफ पॉजिटिव और इधर की तरफ नेगेटिव माना है। बट हम दोनों का आंसर सेम है। हम, मेरे हिसाब से भी इमेज इधर ही बनेगी नेगेटिव डायरेक्शन में, इनके हिसाब से ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इनके हिसाब से भी इमेज यहीं पे बन रही है। आंसर दोनों का सेम है, बस साइन कन्वेंशन इन्होंने अलग अलग माना है, तो वो आपके ऊपर है, आप कैसे मानते हो। अब देखते हैं रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब समझे ना, मैं एक इलस्ट्रेशन से तुम्हें समझाता हूं, ध्यान सुनना, जो तू पीछे ले चुका है। देख कि अगर मैं फोकल लेंथ ले लूं सपोज 20 सेंटीमीटर, एक सवाल कराता हूं, तेरे को फील आएगी उससे। ऑब्जेक्ट रखा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक। तो देख मैं तेरे को बताता हूं, v -30 -20 by -30 + 20, सो द आंसर विल बी -30 × 60 + 10, यानी कि -60। ये सवाल अपन ने पीछे करा, अभी पीछे कर चुका है ये सवाल तू? अरे हाँ सर, ये करा है अभी पीछे सवाल, देखो नोट्स में। हाँ सर करा है। इसका अगर अपन रे डायग्राम बनाए तो देखो ऐसे बना, ये 60 यहाँ है, बिल्कुल सही। अरे ऐसे जाए, ऐसे आ जाए, ऐसे जाए, ऐसे आ जाए। ये कैसी इमेज बनी? रियल इमेज। वो तो कोई बात नहीं, इमेज बनी। अब तुम एक बात सोचो कि अगर ये जो इमेज बन रही है, इस इमेज के यहां पर अपन, इस इमेज के बनने से पहले ही अपन मिरर रख दें। ये मिरर कोई भी हो सकता है, मिरर रख दें कोई भी, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन, कुछ भी रख दें, तो सोचो उनके लिए सिचुएशन कैसी होगी। अगर कॉनकेव रख दो तो सिचुएशन ऐसी होगी। अरे हाँ सोचो, अगर कॉन्वेक्स रख दें तो क्या सिचुएशन ऐसी होगी, इंसिडेंट रे ऐसे गिर रही होंगी और पीछे मिलती, मिलने से पहले ही अपन ने रोक लिया। और रे हाँ सर, इंसिडेंट रे ही तो, इंसिडेंट रेज ही तो ऑब्जेक्ट बनाती है, पर अब तो हमारी इंसिडेंट रे इन मिरर्स में तो ऐसे गिर रही हैं। और रे हाँ, प्लेन रख दो तो ऐसे हो गए ये।
अरे हाँ सर, मैं ये पहले भी समझा सकता था प्लेन मिरर में तो, पर यहां पर मैं फील कराना चाहता हूं कि अच्छा, सोचो अगर 60 सेंटीमीटर से पहले ही मैं कोई मिरर रख दूं तो इंसिडेंट रे उसके लिए ऐसे गिरेगी। तो इन मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल अगर ऑब्जेक्ट होता है तो इंसिडेंट रेज ऐसे आती हैं डाइवर्ज करती हुई, पर इन केसेस में मिरर्स पे रे ऐसे आ रही है कन्वर्ज करती हुई। वो पीछे मिलने से पहले ही, मतलब ऑब्जेक्ट बनने से पहले ही बात हो गई। ये इमेज, ये जो इमेज आपकी थी, ये जो इमेज इस मिरर से जो इमेज थी M1 से, वो इस M2 मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बनती है। अगर जो M1 मिरर से इमेज बनती, ध्यान समझना, जो M1 मिरर से इमेज बनती, देख एक तरीका तो यह था कि मैं यहां पर मिरर रख देता तो कहानी ऐसी होती जैसे अपन करते, पर मैंने मिरर पहले रख दिया तो रेज ऐसे आएंगी जैसे आपको बोला। अच्छा, इंसिडेंट रे जो होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती तो ऑब्जेक्ट के लिए ही है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है। हाँ, तो ये जो इस मिरर के लिए कहलाएगा, ये कहलाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। हो, बच्चों को फील नहीं आती वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनता कैसे। ऐसे बनता है, जब वो एक मिरर से बनने वाली इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट होती है तो ऐसी कंडीशन आ सकती है। हाँ सर, तो वो ऐसे रियल टाइप का ऑब्जेक्ट नहीं बिहेव करता, वो वर्चुअल टाइप का करता है कि ऑब्जेक्ट बनता पीछे। अरे हाँ, जो आप अभी तक जितने भी ऑब्जेक्ट पढ़े आपने अभी तक, वो सब कैसे ऑब्जेक्ट थे? रियल। रियल ऑब्जेक्ट से रेस कैसे आती हैं? डाइवर्ज होती हुई, डाइवर्ज होती हुई रेज। और इनमें कैसी हैं? कन्वर्ज होती हुई रेज। तो ये था रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा कंसेप्ट। ध्यान देना, हम लोग क्या कहते हैं, देखो हम लोग याद कर रहे थे बेसिक क्लासेस से कि भैया यू की वैल्यू तो हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। देखो यही कॉनकेव मिरर, ध्यान से देखो, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली ये वाला ऑब्जेक्ट इसके लिए रियल होगा। अब आप कह सकते हो इधर वाला, आपको पता है इधर का डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, इधर का डायरेक्शन हम लोग निगेटिव लेते हैं। अब आप कह सकते हो कि अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो यू की वैल्यू हमेशा निगेटिव होगी, लेकिन ये मत बोलना यू की वैल्यू हमेशा निगेटिव होती। इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, देखो इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, अब तुम ध्यान से देखो, वही सेम साइन कन्वेंशन, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए हमारा क्या हो जाएगा, यू की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी, जबकि यहाँ पे यू की वैल्यू हमारी निगेटिव है। थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में, एक छोटी सी वीडियो और है रियल और वर्चुअल इमेजेस पे। रियल और वर्चुअल इमेजेस क्या होती हैं, आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। रियल इमेज क्या होती है, एक्चुअल में जब रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर जाती है उसकी वजह से जो इमेज बनती है उसको रियल इमेज कहते हैं। रियल इमेज को आप लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। ये होती है रियल इमेज की डेफिनेशन। देखो ये पता है आप लोग को, बचपन से सीखते चले आ रहे हो। एक्चुअल में देखो यहाँ से ये इंसिडेंट रे है, ये दोनों क्या है, इंसिडेंट रे, और ये दोनों क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, आर आर। एक्चुअल में जब रिफ्लेक्टेड रे किसी पॉइंट पे मीट कर जाती है तब उस पॉइंट पर एक्चुअल में एक इमेज होती है। अगर आप वहां पे एक दफ्ती रख दो, कागज रख दो, स्क्रीन रख दो, तो वो इमेज आपको ऑब्टेन हो जाएगी। ध्यान देने वाली बात है, बहुत मजेदार बात है कि एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे आके मीट कर जाती है एक्चुअल में, उस पॉइंट पे रियल इमेज बनती है। और अगर रिफ्लेक्शन के बाद रेज मीट ना करें तो हमारी जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है। देखो जैसे यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, अब ये मीट ही नहीं कर सकती, चाहे आप इसको जितना आगे प्रोड्यूस कर लो ये मीट नहीं कर सकती। तो जब आप इसको पीछे प्रोड्यूस करोगे तो ये यहाँ पे आकर मीट करेगी। तो यहाँ पे क्या बनी आपकी, वर्चुअल इमेज बनी। यानी रियल इमेज ऐसी इमेज है जो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे से बनती है ना। यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे जब डाइवर्ज हो रही होती है तब हमारी रियल इमेज बनती है, और वर्चुअल इमेज हमारी कब बनती है, जब रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्ज हो रही होती है, कन्वर्ज के बजाय डाइवर्ज हो रही होती है। तो एक्चुअल में क्या होता है हमारा, फिर पीछे प्रोड्यूस करने पे वर्चुअल इमेज बनती है। आसान भाषा में, जब रिफ्लेक्टेड रे मीट कर जाएंगे किसी पॉइंट पे रियल इमेज,
जब रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली नहीं मीट करेंगी, पीछे प्रोड्यूस करने पे मीट करेंगी वर्चुअल इमेज। रियल इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकती है, जबकि वर्चुअल इमेज आपको सिर्फ और सिर्फ मिरर्स में देखने को मिलती है। मिरर्स के अलावा आप उसको किसी और स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एंड देन वी आर डन। जिधर जाए f की वैल्यू +20, v की वैल्यू 60 इंटू 20 वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए तो u पॉजिटिव आ गया। अरे हाँ सर, इधर जाए काम की रेस तो ऑब्जेक्ट इधर है, u माइनस एफ यानी कि 60 माइनस 20 यानी कि 1200 बाई 40, 0 0 को मार दिया। अरे हाँ सर, यानी कि 120 बाई 4, 4 3 20, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर प्लस का मतलब क्या हुआ ये यहाँ? अरे हाँ, मतलब रेज ना इधर तो आ ही नहीं सकती ऐसे। अरे हाँ सर, आपका डायग्राम तो समझ आया सर। ये अपना 30 सेंटीमीटर, ये कैसा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल इमेज कैसी है? वर्चुअल। देख, ये इलस्ट्रेशन हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज। देखो ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन जो तुमने सीखा है यहाँ पे लेता हूँ। बहुत सर बहुत फास्ट कर दिया सर ने, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कर दिया। हम लोग अपने तरीके से कर सकते हैं। देखो इधर ये हमारा पोल हो गया, ये कौन सा है? हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। इधर वाले डिस्टेंसेस हमारे हम पॉजिटिव ले रहे हैं और इधर वाले डिस्टेंसेस हमारे हम निगेटिव ले रहे हैं। अब देखो फोकल लेंथ तो यहीं कहीं पे लाई करती है, आर की आधी होती है, तो फोकल लेंथ आ गई +20। अच्छा, u की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी? देख वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, रेस आ रही है कहीं से, ऑब्जेक्ट को अगर लोकेट करना है पीछे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? पीछे जाएंगे तो ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि पीछे रेस डाइवर्स करनी, तो आगे जाएंगे। आगे जाने पर यहाँ कहीं पे ऑब्जेक्ट मिल रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है हमारी? +60। तो सबसे पहले v पता करें कितना आएगा। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दो, डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। तो फोकल लेंथ है 1/20, 1/v निकालना है, u की वैल्यू है 1/60। यहाँ से अगर हम लोग 1/v निकालेंगे तो आएगा 1/20 माइनस 1/60। 60 एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 3 माइनस 1। 1/v आएगा 3 माइनस 1, यानी 1/v होगा 2/60, 30। v की वैल्यू हो जाएगी +30 सेंटीमीटर। ये आ गई बेसिकली आपकी v की वैल्यू +30 सेंटीमीटर। यानी हमारी इमेज भी इसी साइड पे बनेगी, यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए हमारी इमेज भी वर्चुअल हो सकती है। ठीक है, आज का लेक्चर आपका यही ओवर होता है। अगर आपको कहीं पे डाउट है, दिक्कत है, परेशानी है तो आप लोग पूछ सकते हो। अदरवाइज वी आर डन फॉर टुडे। I'm sorry. Anyone having any sort of difficulty, any doubt? Okay then beta, let's end the class here. Bye bye, take care, have a great day बच्चा लोग, bye bye.